वंदे मातरम। आज की हमारा क्लास का टॉपिक है लोचशील बजट। लोचशील बजट का अभिप्राय ऐसे बजट से होता है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार सरलतापूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है। तो लोचशील बजट या फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? एक इस तरह का बजट होता है जिसमें हम परिवर्तन करना चाहें तो वर्ष के दौरान कभी भी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसका निर्माण अलग अलग उत्पादन के स्तर के आधार पर किया जाता है। यदि उत्पादन का पैमाना बदलता है तो उसके अनुसार बजट में परिवर्तन करना बहुत ही सरल होता है, आसान होता है। इसी वजह से इसे लोचशील बजट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, लोचशील बजट को पढ़ने से पहले हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लागतों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वह जान लेना। तो सबसे पहले हम इसमें यही जानने की कोशिश करेंगे कि लागतें होती कितने प्रकार की हैं। तो यहाँ हमने टॉपिक लिया लागतों के प्रकार। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि अकाउंट में हम लागतों को मुख्य रूप से तो दो ही भागों में बांटते हैं, जैसे कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। लेकिन इनसे मिली जुली एक और लागत भी होती है जिसको हम सामान्यतः अर्ध परिवर्तनशील लागतें बोलते हैं। तो यहाँ लागतों को हम तीन भागों में विभाजित करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है स्थिर लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कौन सी लागतों को हम बोलते हैं? तो वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन में कमी या वृद्धि का इन लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन लागतों को पहचानने की सबसे अच्छा जो तरीका है, जो टेक्निक है, वही होती है कि उत्पादन का स्तर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन लागतों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। ये लागतें जितनी हैं उतनी ही बनी रहेगी, चाहे उत्पादन का स्तर कम हो या ज़्यादा हो। यानी कि उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो भी उतनी रहेगी और उत्पादन में कमी कर देते हैं तो भी इन लागतों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इन लागतों में परिवर्तन नहीं होता। जब आप इनकी प्रति इकाई लागतें निकालेंगे, यानी कि जब आप इनका औसत निकालेंगे, तो निश्चित रूप से उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर इन लागतों की जो प्रति इकाई लागत यानी कि औसत लागत है उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा हम बढ़ाते हैं, प्रति इकाई जो स्थिर लागतें होगी उनमें गिरावट आती रहती है, यानी कि वो कम होती रहती हैं। अब इन लागतों के कुछ उदाहरण यदि हम देखना चाहें तो क्या ले सकते हैं? तो इन लागतों में स्थायी कर्मचारियों का वेतन, भवन का किराया, बीमा शुल्क, इसके अलावा जैसे चौकीदार की मजदूरी आदि भी इसमें शामिल कर ली जाती है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। इन लागतों की पहचान करने का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका वही है कि उत्पादन स्तर चाहे कुछ भी हो, ये लागतें नहीं बदलेगी। इट मीन्स वो फिक्स कॉस्ट है। दूसरी तरह की लागत हमारे पास आती है परिवर्तनशील लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। तो ये परिवर्तनशील लागतें क्या होती हैं? तो जिस तरह से स्थिर लागत के संबंध में हमने क्या देखा कि वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती हैं, यानी कि उत्पादन की मात्रा जो है उसका प्रभाव इन लागतों पर नहीं पड़ता है। परंतु परिवर्तनशील लागतें से ठीक विपरीत होती हैं, यानी कि ये सीधे सीधे उत्पादन की मात्रा पर ही निर्भर करेगी और इनमें आनुपातिक परिवर्तन उसी के अनुसार होता जाता है। वे लागतें जो उत्पादन मात्रा से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती हैं, अर्थात उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ जाती हैं और कमी होने पर कम हो जाती हैं। तो जैसे जैसे उत्पादन मात्रा में हम वृद्धि करेंगे ये बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे कमी करेंगे ये कम होती चली जाती है। यही इनकी पहचान होती है। इन लागतों में जैसे कि प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष सामग्री, शक्ति आदि के ऊपर जो कुछ भी वे होते हैं वे सारे के सारे इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमें उत्पादन ज़्यादा करना है तो हमें लेबर क्या चाहिए, श्रम क्या चाहिए, अधिक चाहिए होगा। तो निश्चित रूप से इनकी लागत क्या होगी, लेबर की जो है या श्रम की जो कॉस्ट है वो हमारे लिए बढ़ जाती है। इसी तरह ज़्यादा उत्पादन करने के लिए हमें सामग्री भी क्या चाहिए, अधिक चाहिए। तो अधिक उत्पादन करेंगे तो ये भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यदि उत्पादन कम करते हैं तो इनकी लागतें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसलिए हमने कहा है कि ये लागतें उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती है, यानी कि इनका सीधा संबंध होता है, ये आनुपातिक चलती है। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों से मिलकर यानी कि ऐसी लागतें जिनमें कुछ हद तक तो वो स्थिर लागत में ही होती हैं, परंतु कुछ
समय के बाद वे कहीं न कहीं परिवर्तनशील लागतों में रूपांतरित हो जाती हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इनमें एक हिस्सा स्थिर लागत का होता है तो एक हिस्सा परिवर्तनशील लागत का होता है। तो इन दोनों का मिला हुआ एक रूप है जिसे हमने नाम दिया है अर्ध परिवर्तनशील लागतें, यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या होती हैं और इसके क्या उदाहरण हैं? तो अर्ध परिवर्तनशील लागतें, तो वे लागतें उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती हैं, परंतु परिवर्तन उत्पादन मात्रा के आनुपातिक नहीं होता। मतलब क्या हुआ कहने का कि उत्पादन की मात्रा यदि बदल जाती है तो इन लागतों में परिवर्तन होगा, परंतु यह परिवर्तन उत्पादन की मात्रा के आनुपातिक नहीं होता, जैसा कि हमने परिवर्तनशील लागत के संबंध में देखा था। तो परिवर्तन तो होगा लेकिन आनुपातिक नहीं होता। तो इस तरह की लागतों को हमने शामिल करना है अर्ध परिवर्तनशील लागतों में। इन लागतों में अप्रत्यक्ष व्यय, जैसे कि वो सामग्री भी हो सकती है, श्रम भी हो सकता है, या मरम्मत से संबंधित जो भी व्यय हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो इन लागतों को हम अर्ध स्थिर लागतें भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने लागतों को 3 हिस्सों में विभाजित कर लेना है: स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और अर्ध परिवर्तनशील लागत। अब हम सीखेंगे कि लोचशील बजट बनाने के लिए हमने कौन सी विधियों का इस्तेमाल करना होता है। तो लोचशील बजट बनाने की विधियों में सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं सूत्र विधि। हालांकि इसकी और भी विधियाँ हैं। सूत्र विधि को मैं इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि आगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं इन लागतों को डिवाइड करते हुए चलना है, तो वो सूत्र विधि के अनुरूप ही कहीं ना कहीं हमने कर लेना होता है। यानी कि हमें बार बार उनको उसी फॉर्मेट में जाके यूज करना होगा। तो हालांकि एग्जाम के पर्पज से देखें तो इतना महत्व नहीं रखती है विधि, थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम इसको देख लेते हैं। तो इस विधि में होता क्या है, हमने कुल लागतें ज्ञात करनी होती हैं। तो कुल लागत ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे एक सूत्र का यानी कि फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो सूत्र हमारे पास क्या है, TC बराबर A+BX। TC का मतलब यहाँ पे हम लेंगे टोटल कॉस्ट से। ए जो यहाँ आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है, इस वेरिएबल को हम लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ये अमाउंट में होगा आपके पास। बी और एक्स, तो बी का मतलब यहाँ किससे लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेनी है, नहीं कि अमाउंट, टोटल अमाउंट के रूप में लेनी है। और यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, इस एक्स वेरिएबल का मतलब हो जाता है प्रोडक्शन यूनिट से, कि आप कितनी इकाइयों का उत्पादन कर रहे हो। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास, इसी को कहीं ना कहीं हमने इम्प्लीमेंट करना है। अब हम यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने, इस एग्जांपल को हमने सोल्व आउट करना है, इसके माध्यम से हमने समझना है सूत्र विधि को। तो यहाँ पे आपने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं जो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं यूज होते हैं, और यहाँ इनका अमाउंट आपने पर यूनिट ले रखा है, जैसे कि मटीरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स आपके पास हैं। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स आपको दिए हैं, ये सूचनाएं जो दे रखी है, डाटा जो आपको दिए हैं, ये डाटा आपको 100% कैपेबिलिटी के ऊपर दे रखे हैं, और उसके ऊपर हम कितनी इकाइयों का उत्पादन कर रहे होते हैं, 10,000 इकाइयों का। यानी ये जो आंकड़े हैं आपके पास, ये 10,000 इकाइयों के उत्पादन स्तर के आधार पर दिए हुए हैं, जहाँ पर हमने 100% क्षमता का उपयोग कर लेना है। लेकिन हमने जो बजट तैयार करना है वो हमारे पास निर्देश क्या है कि हमने 8,000 इकाइयों के लिए और 6,000 इकाइयों के लिए लोचशील बजट बनाना है। तो हमारे पास 3 स्तर आ जाते हैं एक तरह से देखें तो। कौन कौन से हैं, 6,000 इकाइयों के लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी, 8,000 इकाइयों के लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी, और एक जो पूर्ण क्षमता के हिसाब से दे रखा है 10,000 इकाइयों के लिए, वहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है। अब इसको सोल्व आउट करने के लिए आपको कैलकुलेटर की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप अपने पास कैलकुलेटर लेके रखिए। हमें एक टेबल तैयार करनी है सबसे पहले, जिसे मैं कॉस्ट टेबल का नाम दे रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने केवल एक इकाई की जो लागत है वो कहीं ना कहीं फाइंड कर लेनी है, कि यदि एक इकाई का भी उत्पादन किया जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। बाद में हमने इसकी कुल इकाइयों के आधार पर कुल लागत को ज्ञात कर लेना आता है। तो टेबल में हमने जो भी एलिमेंट्स लिए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आप लोगों ने ले लेने हैं। तो टेबल ऑलरेडी मेरे पास बनाई हुई है, मैं थोड़ा उसी टेबल को आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ।
तो ये कॉस्ट टेबल है आपके पास। इस कॉस्ट टेबल के आधार पे तो देखिए यहाँ पे हमने 3 कॉलम ले लेने हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, यानी आपने एलिमेंट्स ले लिए जो भी कॉस्ट में इंक्लूड है आपके पास। इनके अलावा आप लोगों ने फिक्स कॉस्ट जो वेरिएबल ए ले रखा था आपने, क्योंकि वो वहाँ भी अमाउंट में था, यहाँ भी अमाउंट में ही लेना आप लोगों ने। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेनी, यानी कि हमने वेरिएबल बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जैसा कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में मटेरियल आपके पास 70 रुपीज़ पर यूनिट था, तो हमने एज इट इज दिखा देना है। इसी तरह से लेबर 25 रुपीज़ एज इट इज आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपीज़, ये भी एज इट इज आ जाएगा जैसा कि दे रखा है। इनको हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि ये सारे के सारे वेरिएबल हैं। पर यूनिट ऑलरेडी आपको दे रखे थे, तो पर यूनिट जो भी अमाउंट था वो हमने यहाँ फिलअप कर लेना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो खर्चा था वो था फिक्स्ड ओवरहेड, जो कि 1 लाख रुपए दे रखा था। तो वो आप लोगों ने फिक्स कॉस्ट वाले कॉलम में आप लोगों ने मेंशन करना है 1 लाख रुपए को। उसे आपने वेरिएबल कॉस्ट वाले कॉलम में नहीं दिखाना है, क्योंकि वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल अमाउंट के रूप में ही आती है आपके पास, आप इसे पर यूनिट के रूप में नहीं दिखाएंगे। तो इस वजह से हमने इसको वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड को 1 लाख रुपये यहाँ दिखाया है। वेरिएबल एक्सपेंसेस ये डायरेक्ट था, तो पहले भी जैसे आपने परिवर्तनशील लागत को पढ़ा था, तो वहाँ हमने देखा था जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, यानी कि प्रत्यक्ष लागतें होती हैं, वो सारी की सारी वेरिएबल होती हैं। तो हमने वेरिएबल वाले कॉलम में ले जाके उसे मेंशन कर देना है। ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मैंने यहाँ से कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किए हैं। अब आगे के जो कॉलम रहेंगे आपके पास, उनमें हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आती है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस को मैंने दोनों तरफ दिखा रखा है। मैंने यहाँ इसको फिक्स कॉस्ट में भी दिखाया है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में भी दिखाया है। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ कुछ सूचना ऐसी थी जिसके आधार पे ये पता चल रहा था कि ये लागत जो है वो किस तरह की लागत है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि ये किस तरह की लागत है, अर्ध परिवर्तनशील लागत। कैसे पता चलेगा, जैसे कि यहाँ देखिए आप सेलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ साफ साफ इंगित क्या किया हुआ है कि 10% फिक्स्ड है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है आपके पास 30 रुपीज़ है। अब इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे अपन, यानी कि कितना हिस्सा तो फिक्स कॉस्ट में रखेंगे और कितना हिस्सा इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में रखेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कैलकुलेटर होगा आपके पास, आपको करना क्या है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपके पास पर यूनिट कितना है, तो पर यूनिट आपके पास अमाउंट कितना है 30 रुपीज़। हमने करना क्या है, 30 रुपीज़ जो है सूचना हमारे पास क्या थी, कितना परसेंट फिक्स है 10% फिक्स है। तो हमने इसका 10% लिया, कितना आ गया 1.3। तो 1.3 वाला जो पोर्शन था वो तो क्या था फिक्स्ड है। तो हमने क्या करना है, इस 1.3 को, ये 10,000 इकाइयों की थी आपके पास टेबल, तो इसको यदि 10,000 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है 13,000। तो ये 13,000 वाला हिस्सा तो कहाँ चला जाएगा फिक्स कॉस्ट में, ये तो अमाउंट के रूप में आपके पास चला जाएगा। वेरिएबल कैसे निकालेंगे, तो जो 13 रुपीज़ था उसका 1.3 तो क्या हो गया फिक्स कॉस्ट हो गया। तो 13 में से यदि मैं 1.3 को लेस कर दूं तो मेरे पास बचेगा कितना, मेरे पास बचेगा 11.7। ये पर यूनिट ही दिखाना है, तो ये मेरे को एज इट इज वहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, देखिए टेबल में क्या दिखाया गया है। टेबल में आपके पास क्या सूचना है कि यहाँ जो सेलिंग एक्सपेंसेस है उसका 13,000 का अमाउंट तो हमने कहाँ दिखाना है फिक्स कॉस्ट में दिखाना है, जो कि अमाउंट के रूप में जाएगा। 11.7 रुपीज़ आपने वहाँ पे निकाले थे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के, वो हमने यहाँ दिखा देना है। ये देखिए हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया था। 13,000 रुपये तो कहाँ चला जाएगा फिक्स कॉस्ट में चला जाएगा, और ये 11.7 कहाँ चला जाएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चला जाएगा। इसी तरह से हमने कैलकुलेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो आपके पास क्या मेंशन किया हुआ है कि 20% तो फिक्स है। तो आपने क्या कैलकुलेशन करनी है, इस 7 का या तो आप डायरेक्ट 80% निकाल लो। तो यदि आप इसका डायरेक्ट 80% निकालते हो तो वेरिएबल कॉस्ट में चला जाएगा,
और जो इसका 20% बच गया उसको इकाइयों से मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, अमाउंट फाइंड कर लेना है और उसे फिक्स कॉस्ट में दिखा देना है। तो हमने कैलकुलेशन क्या करनी है वो देख लीजिए आप। अमाउंट कितना आपके पास 7 रुपीज है, 20% फिक्स है, तो इसका 20% मैंने ले लिया, तो 20% कितना आ गया 1.4 आ गया। अब इस 1.4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 10,000 से, तो ये अमाउंट कितना हो गया मेरे पास 14,000 का अमाउंट हो गया। तो ये 14,000 का अमाउंट तो कहाँ चला जाएगा, ये तो फिक्स कॉस्ट में चला जाएगा। वेरिएबल कितना बचेगा, तो 7 में से यदि मैं 1.4 को लेस कर दूं तो मेरे पास कितना अमाउंट बचेगा 5.6, ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में चला जाएगा। तो 14,000 और 5.6। तो यहाँ देखिए टेबल में आपके पास सामने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14,000 तो कहाँ चला गया, फिक्स कॉस्ट में चला गया अमाउंट के रूप में, और 5.60 ये अमाउंट कहाँ चला गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चला गया। तो इस तरह से इनको आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। फिर आता है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि 15,000 आपको ऑलरेडी दे रखा है, वहाँ कोई सूचना है नहीं आपके पास, तो सारा का सारा आपको फिक्स ही मानना है। तो इस तरह से 15,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ अपने आपने मेंशन करना है। अब इन दोनों कॉलम का टोटल कर लेंगे आप, जो कि यहाँ आता है 177,000 और यहाँ आता है आपके पास 137.30। तो ये एक तरह से आपके पास एक बेस आ गया टोटल कॉस्ट के लिए। अब इसे आगे आपने फ्लेक्सिबल बजट में अप्लाई कर लेना है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है। अब हमने लेना है फ्लेक्सिबल बजट, तो उसके लिए हमारे पास एक बेस क्या आ जाता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो कि हमारे पास कितना है 1,77,000 प्लस 137.30 मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स यानी कि इकाइयों से। तो ये एक बेसिक समीकरण आ गया आपके पास, इसको आप लोगों ने आगे अप्लाई कर देना है। तो जब फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो हमने यहाँ पे क्या करना है एक टेबल बनानी है फ्लेक्सिबल बजट के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने 3 कॉलम लिए हैं। एक तो हमने ले लिया प्रोडक्शन का लेवल, तो हमारे पास 3 लेवल थे, 6,000 इकाइयों के लिए, 8,000 इकाइयों के लिए और 10,000 इकाइयों के लिए। बेसिक हमारे पास जो इक्वेशन था, समीकरण था, वो क्या था ए प्लस बी एक्स। इनको यदि सोल्व आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हमने 3 कॉलम लेने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 6,000 यूनिट के लिए। ये आपके पास बेसिक समीकरण है, फॉर्मूला, इसी को अप्लाई करना है। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे 1,77,000 1,77,000 ये तो यहाँ जाएगा प्लस 137.30 137.30। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, इकाइयों से, प्रोडक्शन यूनिट से, जो कि मेरे पास यहाँ पे कितनी है 6,000। तो मैं इसको 6,000 से मल्टीप्लाई करूँगा। करना क्या आपको, पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, जो भी अमाउंट आता है वो आप यहाँ इस अमाउंट में प्लस कर देंगे। यदि मैं 8,000 इकाइयों के लिए बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, 1,77,000 प्लस 137.30 मल्टीप्लाई बाई 8,000। यदि मैं 10,000 इकाइयों को बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, 1,77,000 प्लस 137.30 मल्टीप्लाई 10,000। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आपको मल्टीप्लाइकेशन करना है, फिर प्लस का करना है। पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि गणित को सोल्व आउट करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले भाग की क्रिया हल होती है, फिर गुणा की क्रिया हल होती है, फिर प्लस या माइनस में से आप किसका भी चुनाव करना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले भाग फिर गुणा। तो हमने पहले गुणा यानी कि मल्टीप्लाइकेशन पहले करना है, फिर प्लस करना है। जो भी अमाउंट आता है वो आप लोगों ने यहाँ फिलअप करना है, ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। तो जो भी अमाउंट आए वो यहाँ पे आप फिलअप करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से सूत्र विधि के द्वारा आप फ्लेक्सिबल बजट तैयार कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।